गाइस वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस यहाँ पर आपका आज अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पदार्थों का तन्य व्यवहार। और इसको एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। सो गाइस इसको आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी ये जो वाला क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस बार। इस वजह से मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे पहले यदि आपने इस डायग्राम को अच्छे से कवर कर लिया, ओके, ये वाला जो पूरा डायग्राम है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पूरा डायग्राम है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसकी जो थ्योरी है जो एग्ज़ाम में लिखनी होती है उसको आप अच्छे से कर आओगे और लिख दोगे। सबसे पहले आपको इस डायग्राम को समझना है। देखो यहाँ पर जैसे कि किसी भी पदार्थ का जो आपको तन्य व्यवहार निकालना है, जैसे कि पदार्थ का जो तन्य व्यवहार है सबसे पहले तो हम वो जानेंगे किस तरीके का पदार्थ हम लेंगे इसमें, मतलब किस तरीके का मटेरियल्स का वर्कपीस हम इसमें लेने वाले हैं। सपोज यहाँ पर उसने पूछा है तन्य व्यवहार। ओके, जैसे कि उसने पूछा है तन्य व्यवहार, तो तन्य व्यवहार के बारे में हम बात करें। जैसे तन्य व्यवहार तो तन्य चीज़ होनी चाहिए, मतलब तन्य पदार्थ कौन सा होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर लेके चलूँ माइल्ड स्टील, ठीक है। तो जो माइल्ड स्टील होती है आपकी, वो एक तरीके से उदाहरण के तौर पर होती है तन्य के रूप में, मतलब तन्य जो पदार्थ होते हैं, जो आपके तन्य पदार्थ होते हैं उसका एक एग्जांपल होता है माइल्ड स्टील। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जो हम इसमें लेने वाले हैं वर्कपीस या आपका कोई भी मटेरियल्स वो लेंगे हम माइल्ड स्टील को। तो यहाँ पर हमने जब ये वाला जो पदार्थ है आपने ले लिया, इसको लेने के बाद आप कहीं भी जाओगे, सबसे पहले यहाँ पर जब आप प्रतिबल विकृति आरेख बनाओगे, ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो चीज़ हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। ये इसमें हम जो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक पेज लेकर समझाऊं। जैसे कि यहाँ पर हम एक कोई भी मृदु इस्पात है, ठीक है, मृदु इस्पात। ओके, तो मृदु इस्पात के लिए, ओके, मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल प्रतिबल विकृति आरेख को, प्रतिबल जो विकृति आरेख है उसको हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। जो आपका ये वाला है प्रतिबल विकृति आरेख, ये चीज़ हमने यहाँ पर दर्शाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके व्यवहार को माइल्ड स्टील के व्यवहार को जानने के लिए जो आपका ये डायग्राम है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसमें महत्वपूर्ण और उपयोगी जो जानकारी होती है वो उपलब्ध हमें ये करा देता है। ओके, तो ये जो लो कार्बन और माइल्ड स्टील, इसको हम बोलते हैं लो कार्बन। ओके, एक दूसरा नाम हम इसको बोल सकते हैं लो कार्बन। ओके, यहाँ पर लो कार्बन क्योंकि इसमें कार्बन थोड़ा लो होता है। ओके, क्योंकि आपने मटेरियल्स वाला जो आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ पर पढ़े होंगे लो कार्बन हाई कार्बन इस तरीके के, तो वहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं लो कार्बन। ओके, यहाँ पर अच्छे से समझ में आया इतना चीज़। यहाँ पर आगे नेक्स्ट जो आपका ये डायग्राम है इसमें चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने नीचे की ओर आपका विकृति माना, इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। ये आपका ऊपर की ओर जो है आपका, देखो यहाँ पर हो गया वर्टिकल, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो आपका वर्टिकल है उसमें हमने माना यहाँ पर प्रतिबल, और जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो आप यहाँ हमने माना विकृति। ओके, इतना समझ में आया डायग्राम में। यहाँ पर क्या है, ये एक पॉइंट ओ है, ये वाला जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट है। ओके, ये आपका एक ओ पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये आपका ई पॉइंट, ये आपका ई एफ पॉइंट। जो यहाँ पर ई पॉइंट है, ये वाला ई पॉइंट, ये है आपका चरम प्रतिबल। ओके, यहाँ से नीचे से ऊपर तक जो हम दूरी तय करेंगे इसको हम बोलेंगे चरम प्रतिबल। अब इसी तरीके से यहाँ से जो आपका पॉइंट एफ है, ये चीज़ जो आई है आपकी आई है भंजक प्रतिबल। ओके, समझ में आया, ये जो चीज़ है आपकी है वो है आपका भंजक प्रतिबल। ओके, तो यहाँ पर इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर इसी आरेख से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, पॉइंट ए एक, ओके,
पॉइंट ए जो होगा आपका वो होगा आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, पॉइंट ए, यहाँ पर आपका जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए, ओके, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, जो आपका किसके बेहद करीब है, पॉइंट बी के बेहद करीब है। पॉइंट बी के क्या है, ये एक आपका पॉइंट बी आएगा, उसके बाद आएगा पॉइंट सी, उसके बाद आपका आएगा पॉइंट डी, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट ई, इसी तरीके से आपका पॉइंट एफ, यहाँ तक इस तरीके से आपके ये पॉइंट है। तो ये जो नज़दीक है वो किसके नज़दीक है, पॉइंट ए। तो जो आपका पॉइंट बी है उस जो इस वाले में डायग्राम में ये वाला जो पॉइंट बी है, ये क्या है, ये है आपका प्रत्यास्थता सीमा। जो आपकी जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। ओके, इसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। समझ में आया यहाँ तक? तो ये आपका पॉइंट भी हो गया इलास्टिक लिमिट, जो कि पॉइंट ए के बेहद मतलब जो कि पॉइंट ए के बेहद करीब है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है कि आपका जो इसमें इस डायग्राम में क्या होगा, यहाँ तक आपका जो डायग्राम यहाँ इस तरीके से बन रहा है ये वाला, इसमें यहाँ तक, यहाँ से जिस तरीके से आपने यहाँ तक दूरी तय की डायग्राम बनाने में, यहाँ से यहाँ तक और फिर पॉइंट बी तक आए, तो यहाँ तक क्या होगा आपका, इसमें इलास्टिक जो आपका गुण होता है प्रत्यास्था का, वो यहाँ तक विद्यमान रहता है, मतलब यहाँ तक रहता है इसमें। इसके ठीक बाद पदार्थ में क्या होगा, विरूपण होगा। यहाँ से आपके पॉइंट बी से सी के बाद जो आपका होगा डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से, हम यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट डी की ओर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम जब दूरी तय करेंगे, यहाँ के बाद क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, डिफॉर्मेशन मतलब विरूपण स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया इतना? तो यहाँ से बी से आप डी तक दूरी तय करोगे तो वहाँ पर आपका डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जब आपका डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो उसके बाद यहाँ पर आप सी पॉइंट पर आओगे, सॉरी यहाँ पर डी जो मैंने पॉइंट लिखा है, इसको डी नहीं लिखना है, इसको लिखना है सी, ठीक है। पॉइंट सी तक आ गए आप, तो सी पर क्या होगा, प्लास्टिक अवस्था में आ जाएगा ये वाला। भाई आप यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका ये वाला सी वाला पॉइंट है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो फॉर्म आपकी बनेगी पॉइंट सी पर, जब आप मटेरियल्स को गुण को इसको जब आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ पर पॉइंट सी पर जब आप पहुँचोगे तो वो फॉर्म में आएगी, प्लास्टिक फॉर्म में। समझ में आया? ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब आप पॉइंट सी पर आ जाओगे तो ये जो फॉर्म आपकी मिलेगी वो प्लास्टिक फॉर्म में आ जाएगा। मटेरियल्स जो आएगा वो आएगा आपका प्लास्टिक फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ओके, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा आगे, इसके बाद क्या होने वाला है वो आपको देखना है। ओके, तो ये आपने कर लिया इरेज। ओके, तो पीछे चलते हैं अपने डायग्राम में। जब आप इस डायग्राम में आओगे तो इसके बाद क्या होगी, जो पदार्थ है उसमें हम थोड़ा सा भार जो आपका उसका वेट होगा उसमें थोड़ी सी वृद्धि किए ही लंबाई में खिंचा चला जाता है। जब आपका स्थिति आपको मालूम होगी इस वाले मटेरियल्स की, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से चले पॉइंट ए से ए बी सी यहाँ तक चले, तो इसमें क्या होगा, आपका जो ये है ये वाला माइल्ड स्टील आपका मटेरियल्स है, इसमें आपने क्या किया, इसके हमने वेट है आपका, इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, तो इसके वेट में आपने वृद्धि नहीं की, ठीक है। तो वृद्धि करने से पहले आपकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या होगा, वो थोड़ी सी परिवर्तित होगी, मतलब खिंच जाएगी। यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगी, आगे यहाँ पर अगले पेज पर मैं समझाता हूँ इसको। ये कह रहा है कि जो आपका डायग्राम है ये कह रहा है पॉइंट ए, ठीक है, इस तरीके से था पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, फिर पॉइंट सी, इस तरीके से था। यहाँ पर पॉइंट ओ था, इस तरीके से डायग्राम चल रहा था वो, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर पॉइंट ई पर डाउन होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, वो जब आप इस मटेरियल्स में माइल्ड स्टील के मटेरियल्स आपने लिया, माइल्ड स्टील, ठीक है, इसके वेट में वृद्धि किए बिना हमने इसके वेट में क्या किया, वेट में
हमने थोड़ी सी इंक्रीजमेंट किए बिना ही, इसके किए बिना ही उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ में, उसमें इसकी लेंथ में जो होगा खिंचाव होगा थोड़ा सा, मतलब जो पहले इतनी थी वो क्या होगा, इतनी हो जाएगी। ओके, ये चीज़ समझाने की ज़रूरत थी बस यहाँ पर, और आपको समझने की ज़रूरत ये चीज़ थी कि हमने उस पदार्थ के मटेरियल में, उसके भार में वृद्धि किए बिना उसकी लंबाई में खिंचाव हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हम इस स्थिति में इसके जो भार है, ठीक है, इसको जो भार है इसका ये वाला, इसको हम हटा लेंगे। जब हम इसको हटा लेंगे तो क्या होगा, वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान होगी, हमने एक गुण पढ़ा था प्लास्टिक फॉर्म का, ठीक है, प्लास्टिक जो आपका मटेरियल्स होता है प्लास्टिक का, वो वहाँ पर हमने गुण पढ़ा था। वहाँ पर क्या होता था, जब हम किसी पदार्थ को खींचते हैं बाहर की ओर, ठीक है, तो वो क्या होता है, खिंचता है इस तरीके से। तो हम इन भार को, वेट को जब हम हटा लेते हैं, वो अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता है। वो ही यहाँ पर उसने बताया है, जो पॉइंट सी मिलेगा आपका, ये वाला पॉइंट सी जो होगा प्लास्टिक फॉर्म में आपको मिलेगा, प्लास्टिक फॉर्म में मिलेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक आपने वेट किया, वेट लगाया, ठीक है, वेट लगाए बिना उसमें क्या होगा, खिंचाव होगा, थोड़ा सा खिंचाव। जब आप वेट को हटा लोगे तो वो अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आगे नेक्स्ट, यहाँ पर पदार्थ का जो आपका प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है, प्रत्यास्थता क्षेत्र ओ ए, यहाँ तक। अब आते हैं अपने डायग्राम में, तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओ ए तक, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओ ए तक। ओ ए तक क्या होगा, उसमें थोड़ा सा ढाल द्वारा हम ज्ञात करते हैं। यहाँ से यहाँ ढाल से, हल्का सा ढाल है ना, इसको हम इस तरीके से ढाल नुमा ज्ञात करते हैं। तो जो आपका चरम प्रतिबल है, ये वाला जो चरम प्रतिबल है, इस पर क्या होगा, आप चरम प्रतिबल पर हम पहुँच जाएंगे। देखो आप चरम प्रतिबल पर आप पहुँचे, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये, यहाँ से हौला 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 यहाँ तक हम धीरे धीरे यहाँ तक आ चुके हैं। ओके, चरम प्रतिबल पे जब हम यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़े, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होगा, पदार्थ के नमूने में उसके जो क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कम होने लगता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो उसका होगा, जो उसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो धीरे धीरे क्या होता, वो कम होने लग जाता है। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट सी पर क्या हुआ, प्लास्टिक फॉर्म में आया, प्लास्टिक फॉर्म में जाने के बाद पॉइंट डी पर आया, वो पॉइंट डी पर आया, ठीक है, पुरानी अवस्था में यहाँ पर आएगा ना, इस तरीके से। जब हमने थोड़ा सा वेट लगाया तो यहाँ पर आया, ठीक है, तो इस तरीके से वो पीछे की ओर चला जाएगा पॉइंट सी पर आने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लास्टिक फॉर्म में। ओके, इतना समझ में आया, ये चीज़ मैंने यहाँ पर आगे अब बताई है। ओके, वो पीछे जो मैंने एग्जांपल लेकर समझाया वो केवल समझाना था। यहाँ पर जो पॉइंट डी है, यहाँ पर प्लास्टिक फॉर्म में होगा, जब हमने वेट लगाया तो यहाँ तक आया, अब वेट को हटा लेंगे तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब इसी तरीके से ये हम चरम प्रतिबल पर पहुँचे, उस पर पहुँचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो उसका एरिया है वो कम होने लग जाएगा। जो आपकी मूल आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें क्या होगा, जो टूटते समय नमूने के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफल में प्रतिशत जो आपकी कमी होगी वो कहलाती है परसेंटेज कंट्रैक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये चीज़ कहलाती है। देखो इस चीज़ को मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब थोड़ा सा आपको ये इतना चीज़ समझ में आ गया है। ओके, तो यहाँ पर इस डायग्राम को, अब इसके बाद थ्योरी को कंप्लीट करते हैं जब आपको अच्छे से समझ में आएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, किसी तन्य पदार्थ, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है उसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है। किसी तन्य पदार्थ जैसे माइल्ड स्टील के व्यवहार को जानने के लिए प्रतिबल विकृति आरेख महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराता है। इस आरेख को बनाने के लिए तन्य पदार्थ के नमूने पर तनाव बल लगाते हैं और आरेख से पता चल रहा है कि पदार्थ एक निश्चित सीमा बिंदु पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए है। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, जिसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट, ओके, मैंने बताया था, और ये हुक के नियम का पालन करता है। इस सीमा के बेहद करीब इलास्टिक को प्रदर्शित करने वाला पॉइंट भी होता है, जैसा कि वहाँ पर प्रदर्शित है। ओके, तो इस बिंदु के पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, ठीक इसके बाद स्थायी विरूपण होने लग जाता है। आगे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। फिर बिंदु सी पर पदार्थ प्लास्टिक फॉर्म में आ जाता है। इस स्थिति में भार हटा लेने पर पदार्थ में क्या होगा,
अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाता है। पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता क्षेत्र अथवा रेखा OA के ढाल द्वारा ज्ञात किया जाता है। चरम प्रतिबल पर पहुंचने के बाद पदार्थ के नमूने के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कहलाती है। अनुप्रस्थ काट के एरिया में कमी और लंबाई में प्रतिशत में वृद्धि, ये दोनों आंकड़े पदार्थ की तन्यता को जानने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ तक मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ अच्छे से, पहले वाले पेज पर जहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया था, ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ तक हम समझ चुके थे। तो उसने यहाँ तक बोला है कि हम धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं तो जो चरम प्रतिबल है वो आपका डिनोट होगा। ओके, चरम जो प्रतिबल है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो यहाँ पर जब चरम प्रतिबल पर हम पहुँच जाएंगे, ओके, इस पर पहुँचने के बाद क्या होगा, उस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे क्या यहाँ पर पहुँचने के बाद, पॉइंट ई पर पहुँचने के बाद यहाँ तक उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जो भी आपके पदार्थ का, वो कम हो जाएगा। मान के चलो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, तो बाद में शायद इतना रह जाए, मतलब कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, इतना रहे, कुछ भी हो सकता है, मतलब रहेगा इससे कम, अपेक्षा टू कंपेयर टू इसके ये कम रहेगा। क्या रहेगा? कम रहेगा। समझ में आया इतना? ये कम रहेगा। इसके बाद क्या है, उसकी जो मूल, ठीक है, आप चलते हैं आप अपने डायग्राम पर, लास्ट जो थ्योरी थी आपकी, ठीक है, ये वाली, ओके, तो यहाँ पर चलते हैं पीछे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके पहुँचने के बाद क्या है, पदार्थ के नमूने के अनुप्रस्थ काट के जो आपका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन, उसके क्षेत्रफल में जो आपका सपोज ये वाला एरिया है, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, उसके एरिया के क्षेत्रफल में क्या होगी, कुछ परसेंटेज में उसके कमी होगी, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया परसेंटेज कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अनुप्रस्थ काट की जो एरिया में कमी हुई है, जो भी ये वाली कमी हुई है ये, ओके, और उसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ आप कुछ भी मान सकते हो, मटेरियल्स की, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपकी मटेरियल्स है उसकी लेंथ, ओके, तो उसकी लेंथ में जो आपकी परसेंटेज में इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज, ये दोनों फर्स्ट कमी, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया में कमी और लेंथ में इंक्रीजमेंट, ये दोनों आंकड़े आपकी तन्यता को, आपकी जो तन्यता है उसको जानने के लिए दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बस इतना सा पॉइंट आपको लिखकर एग्ज़ाम में आना है। सो गाइज, यहाँ पर जब आप इतनी सारी चीज़ लिखाओगे तो एग्ज़ाम में आप 5 मार्क्स पूरे कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, इतना अच्छे से आप कंप्लीट करोगे, ओके, तो यहाँ पर आप 5 नंबर पूरे पाओगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने कवर किया पदार्थों का तन्य व्यवहार वाला टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में आपका नया टॉपिक होगा पदार्थों का भंगुर व्यवहार। इस तरीके से ये दोनों होते हैं, कभी कभी कोई सा पूछा जाता है, कभी कोई सा पूछा जाता है, तो मैं दोनों को आपको अच्छे से समझाऊंगा और